हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमरिंदर कुमार, फिजिक्स टीचर फ्रॉम द साइंस एकेडमी दरभंगा। हम लोगों ने क्लास 11th में यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट लिया था और यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ यूनिट और डायमेंशन समझ लिया था। इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाया था। उसके बाद एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग यूनिट और डायमेंशन वाले चैप्टर में कि किसी भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज विल बी सेम। मतलब कि सारे के सारे टर्म का डायमेंशन और यूनिट सेम होगा किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में। इस पे बेस्ड हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी ट्राई किया था और इस कंसेप्ट को समझा भी था। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस पे हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट लेंगे आज। तो आप लोगों ने आई थिंक आप लोगों ने लास्ट का लेक्चर देखा होगा और उसको रिवीजन करके आया होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स ऑन डायमेंशन एनालिसिस, या उससे भी प्रीवियस लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट्स पे, वो देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल A, B, C, D एंड कैपिटल E in x इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt का पावर क्यूब बाई e माइनस का t। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में हमसे पूछा है कि आपको डायमेंशन बताना है ए बी सी डी एंड ई का। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी बताया कि इसमें सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, आप लोग गिनती कर सकते हैं, फोर्थ, फिफ्थ। अभी फिफ्थ टर्म हम लोग ले रहे हैं, ठीक। देखो, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, वैसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इतना हम लोग बोर्ड में नहीं बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन को कि लिखेंगे लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन अगर आप बोर्ड का एग्जाम दोगे, जैसे CBSE बोर्ड में किसी स्कूल का, तो वहाँ पे आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल A। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि x जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है मेरे दोस्त, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, यानी कि लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L। तो ये x, इसका भी डायमेंशन ऑफ A कितना हो जाएगा, कैपिटल A, यानी कि A का डायमेंशन किसके बराबर हो गया, L के बराबर हो गया, ठीक। तो A का मिल गया अपने को। उस तरह से आप BT का निकालना, तो x बराबर BT कर सकते हैं या A बराबर BT भी कर सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो फर्दर फिर से x बराबर हम BT कर सकते हैं, ठीक। t क्या है, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, t टाइम है, यहाँ पे t टाइम है, ठीक। तो x हमको b का पता करना है, हम लोगों को किसका पता करना है दोस्त, b का। तो x बाई t इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ b, ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ से देख लो, x बाई टी, x का क्या है, लेंथ L, डिस्प्लेसमेंट है ना तो लेंथ होगा, और टाइम का कैपिटल T इज इक्वल टू b। तो ये क्या हो जाएगा, L t का पावर -1, क्योंकि t ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल B। ये इस तरह से हमको आंसर आ गया। आप पॉज लेके भी ट्राई कर सकते थे, ठीक। आ जाओ फिर देखते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट हमारे पास ct स्क्वायर, ये इक्वल टू x कर सकते हैं। थर्ड, फर्दर अल्सो x इक्वल टू c ऑफ t स्क्वायर। अपने को c का पता करना है, तो x बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू c। क्या करना है, x का क्या होता है मेरे दोस्त, L बाई टाइम का t का पावर देख लो कितना है, पावर 2 है। तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, इज इक्वल टू सी। अब बताओ, ये L T जब ऊपर जाएगा तो
पावर -2 हो जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ सी। ठीक, तो सी का भी निकल गया। इस तरह से आप इसका भी पता कर सकते हो। ठीक, देखो नाउ ऑल्सो x इक्वल टू डी टी का पावर क्यूब डिवाइड बाई ई माइनस का टी, ये आ गया। अच्छा, तो इसमें हम लोग कैसे कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू ई माइनस का t इज इक्वल टू डी टी का पावर क्यूब। ठीक, तो यहाँ से या आप यहाँ पे देख लो, इतने स्पेस में हमारे पास स्पेस की कमी है। x इंटू ई हो जाएगा, x इंटू ई हो जाएगा, माइनस का एक्स टी हो जाएगा, माइनस का एक्स टी हो जाएगा, बराबर ऑफ डी टी का पावर क्यूब। अब हम फिर से इसमें होमोजेनिटी लगा सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि एक्स ई बराबर होगा एक्स टी के, या एक्स टी बराबर होगा डी टी क्यूब के। किसी को किसी के भी बराबर कर सकते हो, किसी को किसी के भी बराबर कर सकते हो। तो यहाँ से तुम एक्स ई बराबर एक्स टी कर लो, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ई का जो डायमेंशन हो जाएगा वो कैपिटल टी हो जाएगा, टाइम फॉर कैपिटल टी हो जाएगा ना। ठीक, उस तरह से तुम एक्स टी को फर्दर, अब अभी हमारे पास डी का निकालना मांगी है, तो एक्स टी को हम किसके बराबर कर दें, डी टी का पावर क्यूब। ठीक, तो अपने को डी का पता करना है, तो एक्स टी डिवाइड बाई ऑफ टी का पावर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ डी। देखो टी का एक पावर है, यहाँ पे 3 है, तो इस खत्म होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पावर हो जाएगा। ठीक, ये 3 पावर जो था वो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 2, तो x बाई टी स्क्वायर हो गया। तो x का क्या होगा मेरे दोस्त, l कैपिटल L डिवाइड बाई t का स्क्वायर इज इक्वल टू डी। आप इसको फिर से लिख सकते हो ना कि l t का पावर -2 इज इक्वल टू डी। तो इस तरह से a b c d अननोन का डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं इसी तरीके से। किस तरह से कि किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी सेम। ठीक, सिंपल लगाना है, जितने भी टर्म है सबको अलग अलग कर लो, जितना बार लगाना जरूरत हो उतना बार तुम यूज करो और इसको तुम सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको प्रिंट करो, यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक है दोस्त, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ, आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है समझ लो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b इन दिस इक्वेशन p इक्वल टू a माइनस का टी स्क्वायर डिवाइड बाई बी एक्स, वेयर p स्टैंड्स फॉर, p जो है उसका मतलब है प्रेशर, p स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम एंड x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। आपको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर होता है, टाइम सेकेंड में मेजर होता है, प्रेशर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डील किया था। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया होता है। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और वैसे आप पीछे अपने कॉपी पे पलटोगे तो वहाँ से आपको डायमेंशन आ जाएगा ml का पावर -1 और t का पावर -2, ये होता है। आई थिंक यही डायमेंशन होता है। फोर्स बाई एरिया है ना, तो फोर्स का होता है ml स्क्वायर t का पावर -2 और डिवाइड बाई एरिया मीटर का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो ये प्रेशर का आपको मैंने लिख दिया, तो वहाँ पे आपको a और b का पता करना है। ठीक, तो पॉज करके ट्राई करो। वैसे देखो सॉल्यूशन क्या है कि अपने को ये बनाना है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर लिखा हुआ है a माइनस का टी स्क्वायर डिवाइड बाई बी एक्स। अपन क्या कर सकता है कि P माइनस का होल टर्म को इधर लेके आ जाओ, a माइनस का टी स्क्वायर डिवाइड बाई बी एक्स इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक, इसमें कितने टर्म है मेरे दोस्त, वैसे देखने को तो 3 टर्म है, P माइनस का a बाई बी एक्स प्लस का टी स्क्वायर बाई बी एक्स बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। इस माइनस को अंदर लेके जाओ, पी ए माइनस ए बाई बी एक्स माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। तो इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और अब हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर लेंगे। तो लगाओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ से लगाओ फर्स्ट और थर्ड के लिए। ये थोड़ा आसान होगा, क्यों आसान होगा, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल b है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तुमको b का पता हो जाएगा तो फिर a का भी पता चल जाएगा। तो लगाओ वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ प्रेशर p इज इक्वल टू, या आप ये भी लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म। ठीक, तो क्या करना है, प्रेशर का डायमेंशन P का डायमेंशन इज इक्वल टू
थर्ड टर्म क्या है अपने पास, टी स्क्वायर बाई बी एक्स, टी स्क्वायर बाई बी एक्स, इसका डायमेंशन। चलो देखो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, ठीक, यही होता है हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन। उसके बाद टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई बी का पता करना है अपने को, इंटू एक्स का क्या होता है एल, ठीक। अच्छा अपने को बी का पता करना है ना, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो वैसे ये भी सही जा रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बी का पता करना है। जिसको पता करना है उसको एक साइड में रख, जिसको मुझे निकालना होता है जिसका सॉल्यूशन उसको एक साइड में कर लो, ठीक। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, प्रेशर इंटू एक्स बराबर टी स्क्वायर डिवाइड बाई बी, ठीक। तो ये भी बोल सकते हैं कि प्रेशर इंटू एक्स बराबर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b बच गया इस तरफ। इसको उलट दो, जब इसको उल्टोगे तुम तो इस तरफ अगर रिवर्स करोगे तो इधर भी रिवर्स हो जाएगा, तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई प्रेशर इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से पता कर लो, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ही हो जाएगा कैपिटल ऑफ टी स्क्वायर, और प्रेशर का आप लोगों को मैंने बताया एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, ठीक, इंटू एक्स का एल, डिस्प्लेसमेंट का एल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, ठीक। सबको ऊपर लेके जाओ, रिवर्स करो सबको ऊपर, एम का पावर ऊपर जाएगा तो पावर -1, एल का पावर -1 और एल का पावर 1, ये तो जीरो हो गया, यहीं पे जीरो, एल का पावर -1 और एल का पावर 1, तो -1 + 1 जीरो ना, तो खत्म कहानी। टी का पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी का पावर -4, तो ये हमारे पास टी का पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी का पावर +2 बन जाएगा ना, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो 2 और 2 4, तो ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ बी आ गया आंसर। इतना आएगा सबका, जिसको इतना है वो सही है। देखो क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने टर्म डिवाइड कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसका जिसमें एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल, किसी को भी लिख सकते हैं, ये ऐसे ये नहीं इसके बराबर भी कर सकते हैं, बट हमने आसानी के लिए इसको किया। तो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म कर दिया। प्रेशर का डायमेंशन बराबर होगा टी स्क्वायर में बी एक्स के, ये थर्ड टर्म है हमारा। हमको बी का पता करना है, तो जिसको पता करना है उसको एक साइड में छोड़ देंगे, आसान ही होगा, थोड़ा सा आसान होगा हमारे लिए। p इंटू एक्स डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b, ठीक। अगर b को ऊपर लेके जाना तो इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक, इसको रिवर्स कर दिए। जब इधर रिवर्स करेंगे इस साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में भी रिवर्स करना होगा अपने को, तो टी स्क्वायर बाई पी इंटू एक्स, टी स्क्वायर टाइम है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, प्रेशर का डायमेंशन मैंने आपको लिखा था एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 इंटू इसका डायमेंशन एल बराबर बी। यहाँ से देखो एल का पावर -1 और +1 जीरो हो जाएगा, एम का पावर ऊपर जाएगा तो -1, टी का पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो +4 हो जाएगा। ये डायमेंशन ऑफ बी आ गया हमारे पास, ठीक। उसी तरीके से आप ए का भी पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे बी का पता चल गया तो ए का आराम से आप पता कर सकते हो, ठीक। तो देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तुम लोग प्रिंट करो। चलो देखो अब मुझे पता करना है ए का, तुम बताओ किसको, सेकेंड थर्ड को ले या फर्स्ट सेकेंड को लो, किसी को भी ले सकते हो तुम। तो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक। फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, पी है, प्रेशर इज इक्वल टू ए बाई बी एक्स, ये है ए का पता करना है। तो सिंपल ए का पता करना है तो इस सबको इधर लेके चल जाएंगे, प्रेशर इंटू बी एक्स इज इक्वल टू ए बच जाएगा, सिंपल। प्रेशर का लिखो एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, अगर नहीं दिया रहेगा तो निकालना होगा हमको प्रेशर का, फोर्स बाय एरिया करके, ठीक। तो जिसका यह तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ये आपको फाइंड आउट करना होगा, इंटू बी का अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या आया था, एम का पावर -1 और टी का पावर 4, यही आया था पीछे देखो, और इंटू एक्स का कितना होगा, एल बराबर ए, ठीक। सबको लिखो एक जगह, देखो एक जगह करना है पावर को, तो एम का पावर 1 है, एम का पावर -1 है, तो कितना हो जाएगा 1 और -1 पावर ऐड होता है तो 0 हो जाएगा, एम का पावर 0,
एल का पावर -1 और एल का पावर 1, ये भी 0 हो जाएगा। ओ तरीके, ये भी 0 हो गया। एल का पावर -1 और एल का पावर 1, ये भी 0 हो गया। टी का पावर -2 एंड टी का पावर 4, व्हाट इज टी का पावर -2 और टी का पावर 4 कितना हो गया? -2 + 4 कितना हो जाएगा? +2। तो ये डायमेंशन हो जाएगा किसका? ए का। ठीक, आप 0 लिख सकते हो, समथिंग का पावर 0 1 हो जाएगा, इसको मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का डायमेंशन आपको ऑप्शन में ऐसे भी दिया रहेगा, ए का डायमेंशन आपको ऑप्शन में सिर्फ t² भी दिया रहेगा, तो वो भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि पावर समथिंग का पावर 0 1 होता है मैथमेटिकली, तो ये वैसे भी खत्म हो जाना है। ठीक, तो ए का डायमेंशन t² के बराबर होगा और बी का डायमेंशन आपने निकाला था m का पावर -1 t का पावर 4। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि भैया ए बाई बी का रेशियो भी बताओ, तो आप आराम से कर सकते हो। ए का डायमेंशन ये आया है, बी का डायमेंशन ये आया है, दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आपको आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको भी छापो, ये स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना करो। ठीक है दोस्त, तो इस बोर्ड पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उसको भी ट्राई करना है ना। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन P = P0 e का पावर -α × t², वेयर P एंड P0 आर प्रेशर एंड T इज टाइम। आपको पूछ रहा है अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, जिसमें दिया हुआ है कि P प्रेशर है और T टाइम है। ओके, तो आप आसानी से ट्राई कर सकते हो। करना क्या है, देखो समझो जरा ध्यान से इस कंसेप्ट को। मैंने एक और बताया था, मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस सब का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। आपको जैसे भी लिखना है, कॉपी के ऊपर में लिखना है, नीचे में लिखना है, जहाँ भी लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में, उर्दू में, जैसे भी लिखना है लिख लो कि न्यूमेरिकल वैल्यू, वैसे लिखवाना है मुझे, लिखवा दूंगा मैं, लास्ट में लिखवाऊंगा। न्यूमेरिकल वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन, कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, अपने को निकालना है अल्फा का। तो मैंने आपको ये क्यों बोला, P = P0 e का पावर -α t², दिस टर्म इज नोन एज e का पावर -α t², e फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टर्म, इसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। सर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका एक वैल्यू बन जाता है, नंबर बन जाता है, नंबर 2 3 4 5 वाला। तो नंबर का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, आप लोग सब लोग जानते हैं, तो इसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। यानी कि अल्फा ऑफ t² इज इक्वल टू 0, कोई भी यूनिट और डायमेंशन होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अपने को अल्फा का निकालना है, तो कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा, यानी कि m का पावर 0, l का पावर 0, समथिंग का पावर 0, ये हम बोल सकते हैं, कोई भी डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अल्फा = क्या हो जाएगा, इधर ये सबका पावर 0 तो 1 ही ना हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे है ना, कोई नंबर हम दे सकते हैं 1। ठीक, तो अल्फा = 1/t², यानी कि t का पावर -2 हो जाएगा। अल्फा का डायमेंशन t का पावर -2, तो यही है आंसर। इस आंसर को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -2। तो पावर 0 का मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, t का पावर -2, दोनों आंसर सही है। ठीक, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा, आप यही मारोगे। सर इधर 1 कैसे हो गया, ये 1 यार अपने मन से, यानी कि m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, कोई डायमेंशन यूनिट नहीं हुआ, तो वैल्यू 1 के बराबर होगा, अल्फा 1/t²। आ गया हमारे पास। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको छापो तब तक। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा इन P = α/β e का पावर -α/z/k θ, वेयर P stands for pressure, Z stands for distance and θ stands for temperature and K stands for बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसी तरह से बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है एक वैल्यू, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है। क्या डायमेंशन होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या होता है लिख लो, ml² थीटा का पावर -1 t का पावर -2, शायद यही होता है, ml² थीटा का पावर -1 t का पावर -2। ठीक, जहाँ पे t टाइम है, थीटा टेम्परेचर है, ये दिया हुआ है आपको। तो इसमें किसका पता करना है अपने को, बीटा का
डायमेंशन पता करना है। चलो पॉज करो और ट्राई करो। अभी आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल टर्म का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, इसी का यूज होगा यहाँ भी। चलो देखो क्या है कि हम जानते हैं कि इसका कोई भी इस टर्म का कोई भी यूनिट और डायमेंशन होगा नहीं, तो अल्फा जेड बाई के थीटा इज इक्वल टू एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 0 अपन लिख सकते हैं। ठीक सर, माइनस क्यों छोड़ दिया? माइनस का कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ पे अब देखो ये 0 हो गया। अपने को यहाँ पे अगर अल्फ़ा का पता चल जाए तो हम बीटा का निकाल सकते हैं, क्योंकि p इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। तो देखो, नहीं समझ रहे हो? अगर ये कोई डायमेंशन लेस है ही नहीं, तो ये तो 1 के बराबर हो गया। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो 1 के बराबर हो गया। तो अगर अल्फ़ा का पता चल जाए तो p का पता है, प्रेशर का पता है, बीटा का पता करना है अपने को। तो p बाई अल्फ़ा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? बीटा बोल सकते हैं। p बाई अल्फ़ा इक्वल टू p इंटू बीटा, ऐसे कुछ करके मेरे पास आ जाएगा। पहले हम अल्फ़ा का तो निकाले, देखो क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा का पता करना है ना, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू के थीटा डिवाइड बाई जेड होगा। देखो ये वैल्यू 1 है। चलो सर डायरेक्ट मत लिखो, एक ही बार में मत लिखो। देखो ये वैल्यू 1 है, के थीटा को उधर भेजो, तो के थीटा अब आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू के थीटा बाई जेड। के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उसका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है एम एल स्क्वायर, थीटा का पावर -1, टी का पावर -2, ये के का हुआ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इनटू थीटा टेम्परेचर एंड थीटा डिवाइड बाय जेड क्या है? जेड डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एल हो जाएगा। देखो अब यहाँ से एम ही रहने दो, एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल है, एक एल है, ये इसका पावर 1 है, तो कितना बच जाएगा? एक एल बच जाएगा। पावर 2 है तो एक एल बच जाएगा। थीटा का पावर -1, थीटा का पावर 1, थीटा का पावर 1 -1 कितना हो जाएगा? ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और टी का पावर -2, ये अपने पास आया किसका डायमेंशन? अल्फ़ा का आया। एम एल टी का पावर -2, एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ, एम एल टी का पावर -2 सही है। चलो नेक्स्ट अपने को बीटा का कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा का तो पूछा नहीं हमसे, बीटा का पूछा है। तो ठीक इसी क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ये वाला जो चीज़ है वो डायमेंशन लेस है, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। तो हम बोल सकते हैं कि P बराबर अल्फ़ा बाई बीटा। अपने को किसका निकालना है? बीटा का। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से? P इसको 1/P इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा बोल सकते हैं। दोनों तरफ क्या कर दिए हम? रिवर्स कर दिए। अब बीटा का पता करना है, तो अल्फ़ा बाई पी इज इक्वल टू बीटा होगा या नहीं होगा? अल्फ़ा इस तरफ चला जाएगा तो बीटा बच जाएगा, सिर्फ बीटा बाई 1, इसका मतलब वही हुआ। अब अल्फ़ा का आपके पास आया है एम एल टी का पावर -2 डिवाइड बाई प्रेशर का मैंने आपको बताया है एम एल का पावर -1, एम एल का पावर -1 पहले बताया था, और टी का पावर -2, आई थिंक यही होता है, टी का पावर -2 इज इक्वल टू बीटा, ये हुआ। ठीक, देखो m का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, ये सेम कैंसिल हो गया। ये l का पावर -1 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा कि नहीं यार? l का पावर -1 ऊपर जाएगा तो l का पावर 1 जुड़ जाएगा ना, ये जैसे t का पावर -2 ऊपर जाएगा और t का पावर -2 ऊपर है तो +2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू बीटा। तो ये अपने पास बीटा बच जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? आई थिंक आंसर यही है, डायमेंशन ऑफ बीटा एल स्क्वायर ही है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा का डायमेंशन m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर 0। ये भी बात सही है, दोनों बात सेम ही है। ठीक, क्या समझ में आया? फिर से देखो, चलो आ जाओ फिर से देखो। P बराबर अल्फा बाई बीटा ई का पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, वेयर P प्रेशर, जेड डिस्टेंस, थीटा टेम्परेचर, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इस सब को माइंड में रखते हुए इसका डायमेंशन दिया हुआ है। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल टर्म का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म इज इक्वल टू 1 के बराबर है। m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। ठीक, देन अल्फा जेड इज इक्वल टू के थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा इक्वल टू के थीटा बाई जेड, क्योंकि हमारा मोटो था कि अल्फा का डायमेंशन मुझे पता चल जाए। के का डायमेंशन दिया हुआ है, छाप देंगे, थीटा ही रह जाएगा, जेड डिस्टेंस है, एल हो जाएगा। कट खुट करो, आंसर आएगा। तुमको अगर यहाँ पे कट खुट समझ में नहीं, खुद से करो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा।
देखो थीटा का पावर -1, थीटा का पावर 1 कैंसिल हो गया, एल का पावर ऊपर जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे पावर 2 पावर है, ऊपर जाएगा -2 -1 1 ही ना होगा। ठीक, ये हो गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं जब ये 1 के बराबर तो P बराबर अल्फा बाई बीटा, वेयर इसको रिवर्स कर दो क्योंकि अपने को बीटा का पता करना है, तो 1/p इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा बाई पी इज इक्वल टू बीटा। इसको रहने दो, अल्फा का डायमेंशन लिख दिए, प्रेशर का डायमेंशन लिख दिए, इक्वल टू बीटा, कट करो, कैंसिल करो, m से m कैंसिल हो गया, l का पावर -1, l का पावर -1, l का पावर +1 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझे आप? नहीं समझे आप फिर से ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, बन जाएगा आपका। ठीक, इसको फिर से सुने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको प्रिंट करो। हाँ तो दोस्त, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल A ओमेगा पढ़ते इसको, W को ओमेगा पढ़ते, ओमेगा एंड K इन इक्वेशन y इक्वल टू A साइन ऑफ ओमेगा t माइनस का kx, वेयर y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू टाइम एंड x इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक, देखो क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा प्रैक्टिस करो, लेकिन छोड़ो ना मत। यहीं पे छोड़ोगे यहीं पे फिजिक्स खत्म हो जाएगा तुम्हारा, जहाँ पे छोड़ो वहीं पे खत्म, क्योंकि अभी तुमने स्टार्ट किया है और अभी छोड़ के अगर जाओगे तब तो हो गया कहानी खत्म, द एंड। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू A ऑफ साइन ओमेगा t माइनस का kx। इसमें अपने को ओमेगा A और k का डायमेंशन बताना है, जहाँ पे हमको दिया हुआ है y डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है और x डिस्टेंस है। ठीक, तो देखो मेरे दोस्त, हमने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन। तो दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये इतना क्या है, थीटा ही है ना, ये एंगल ही ना, ये टोटल एंगल ही होगा। ठीक, ये तो साइन के अंदर एंगल ही होगा ना, जैसे साइन 60 डिग्री हम लिखते हैं, कॉस 60 डिग्री लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री लिखते हैं, तो दिस इज एंगल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस A प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो A प्लस बी एंगल ही होगा। ठीक, A प्लस बी क्या होगा, एंगल ही होगा, और वैसे भी एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओमेगा ऑफ t माइनस ऑफ kx इज इक्वल टू m0 L0 एंड t0, ये बोल सकते हैं। ठीक, अब इसमें अपने को ओमेगा का पता करना है, k का भी पता करना है। अच्छा, k का भी पता करना है। अच्छा, तो जब ओमेगा t, अच्छा ये भी एक एंगल होगा, ये मान लो 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री एक एंगल ही बनेगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ सही बात है, m0 L0 t0, सॉरी। और देखो नेक्स्ट है, हम बोल सकते हैं कि ओमेगा t एंगल अगर है, ओमेगा t अगर एंगल है तो एंगल का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, तो ओमेगा t ऑल्सो इक्वल टू m0 L0 एंड t0। ठीक, तो ये 1 के बराबर हो गया। अपने को किसका पता करना है, ओमेगा का। ओमेगा कितना हो जाएगा, 1/t, t फॉर टाइम, तो t का पावर -1, ये t का पावर ऊपर जाएगा तो -1, ये अपने पास डायमेंशन ओमेगा का आ गया। उस तरह से kx बराबर भी यही चीज टर्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख लो, kx इज इक्वल टू m0 L0 t0 यानी कि 1। ठीक, तो k इक्वल टू 1/x, 1/x, x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है तो लेंथ हो जाएगा। अब ये लेंथ का पावर -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास k का भी आ गया। अपने को और किसका पता करना है, a का पता करना है। तो दिस होल टर्म इज डायमेंशनलेस, तो a का कितना हो जाएगा, जितना y का होगा। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो y का भी a का कितना हो जाएगा, लेंथ के बराबर हो जाएगा। देखो दिस होल टर्म इज डायमेंशनलेस, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है तो डायमेंशनलेस होगा, तो y किसके बराबर, a के बराबर हो गया। y a के बराबर होगा तो y का डायमेंशन क्या होगा, y डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, तो a का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ ही हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को हम डील करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब बाद में आपको आसान लगने लगेगा। अभी आपके लिए नया है तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट टफ नहीं है। आप इसको थोड़ा बारीकी से समझें, आपको सारा बात समझ में आएगा। ठीक, इसको छापिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्त, तो
तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ एक स्टैंडर्ड टाइप का डायमेंशन पे बेस्ड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थोड़ा टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलो देखो, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये अपना हेडिंग है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, डायमेंशन एनालिसिस यानी कि जो भी हम डायमेंशन हम लोगों ने सीखा है निकालने का, किसी भी फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसका एप्लीकेशन यानी कि उसको हम कैसे कैसे अपने आगे वाले कंसेप्ट में यूज़ करेंगे। तो इसका डायमेंशन का मुझे एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक। तो इसको हम लोग बाय कंसेप्ट ही समझेंगे, बाय क्वेश्चन ही समझेंगे, ठीक। तो इसमें पहला समझते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट सर क्या होता है? देखो, ये हमारा पहला इसका एप्लीकेशन है, डायमेंशन एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट में चेंज। देखो, सपोज कर लो कि 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, आप सभी लोग जानते हैं 1000 ग्राम। तो ये कौन से सिस्टम में है? SI सिस्टम में है। और ये कौन से सिस्टम में है? CGS सिस्टम में है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है, ये SI सिस्टम में है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो इसको आप लोगों को मैंने एक तरीका और बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, बताया था फर्स्ट लेक्चर, याद करो। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। उसके बाद ये आज का ये लेक्चर आप ये टॉपिक समझ में आएगा, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। नहीं तो ध्यान दो, अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू यूनिट दिस, न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 इंटू ग्राम। अच्छा, इसी को मैंने ऐसे ही बताया था, इस पूरे टर्म को, ये जो लिखा हुआ 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको मैंने ऐसे बताया था कि N1U1 बराबर N2U2 बताया था कि नहीं बताया था? ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब बताओ, यहाँ पे 4 वेरिएबल है, N1U1 N2U2, 4 है वेरिएबल। तो अगर इसमें से कोई हमको 3 दिया रहेगा तो चौथा नहीं निकल जाएगा? अगर कोई मुझे 3 दिया रहेगा यानी कि 1 kg दिया है और ग्राम में पूछ रहा है, तो ये वैल्यू आना चाहिए मुझे, इस फॉर्मूला के हेल्प से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो ये फॉर्मूला का यूज अभी मुझे होगा, N1U1 बराबर N2U2। हालांकि इसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे किया जाता है, बट पहले इसको सीखना है मुझे, बाय प्रोसेस को समझना है। इसको मैंने ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि N1 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू U2 डिवाइड बाई U1, ये भी मैंने आपको बताया था। यानी कि इस चारों में से कोई 3 दिया रहेगा, जैसे kg दिया रहे, 1 दिया रहे, ग्राम दिया रहे, तो 1000 पता करना होगा। या मुझे सिर्फ kg दिया रहे, ये 5000 ग्राम दिया रहे, तो यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा नंबर, पता कर लोगे ना इस फॉर्मूला से, ठीक। तो ये तो आसान लग रहा है सर, 5000 ग्राम है तो वो यहाँ पे 5 ही होगा ना, ये चीज़ बता रहे हैं आप। लेकिन यार जब न्यूटन में बताएंगे, ऐसा यूनिट डाइन में बताएंगे, तो उस टाइम तुमको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज मीन बाय डाइन, नहीं समझ रहे हैं सर, ठीक। तो मुझे ये समझना है, ये बेसिक फंडामेंटल है। जैसे यहाँ पे हम लिखें 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सर तो ये सब जानते हैं, क्लास 1 का भी बच्चा जानता है कि नहीं? तो ये भी, लेकिन यहाँ पे अगर 500 लिख दें, ये गोल कर दें, मीटर लिखा रहे, यहाँ पे लिख दें 500 सेंटीमीटर, तो आप इस वाले फॉर्मूला से यहाँ पे क्या निकाल के लेके आओगे? 5 मीटर लेके आओगे या नहीं? ठीक। तो इस वाले फॉर्मूला का एप्लीकेशन मुझे सीखना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट वाले, इसमें इसको आप लोग छाप लो और देखो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू N इंटू U, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, या N1 बाई N2 इक्वल टू U2 बाई U1, ये अपने को याद रखना है। चलो ठीक, देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को समझते हैं, अच्छे क्वेश्चन को, ठीक। हम लोग 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम कन्वर्ट नहीं करेंगे, अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन होता है फोर्स का CGS यूनिट ऑफ फोर्स, और न्यूटन होता है SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो अपने को कन्वर्ट करना है ये न्यूटन से डाइन में, यानी कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा। जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता था, वैसे ही 1 न्यूटन बराबर कितना
डाइन होगा। इसका शॉर्टकट भी होता है, लेकिन पहले हम बाय प्रोसेस इसको समझेंगे। तो देखा जाए कैसे करते हैं। जैसे हम 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 तो एक नंबर हो गया, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं इसको या नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, उसी तरीके से डाइन को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो केजी को वाले सिस्टम को हम सीजीएस में क्या लिखते हैं, ग्राम, मीटर वाले को सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेकेंड ही होता है। बस यहाँ पे है 1, यहाँ पे मुझे पता करना है। तो इसको लगाएंगे हम n1 बाई n2 इज इक्वल टू u2 बाई u1। अच्छा, या ये फॉर्मूला लगाएंगे n1 u1 बराबर n2 u2। तो पहले यहाँ पे हम देखो, पहले बेसिक से समझते हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो हम लोग समझेंगे धीरे धीरे ही। पहले लिख लो यहाँ पे n1 का वैल्यू कितना होगा, 1, सब वैल्यू को लिख लो। n1 का वैल्यू बताओ मेरे दोस्त, 1। u1 का वैल्यू सर क्या होगा, u1 का वैल्यू कितना होगा बताओ। हाँ, तो u1 का वैल्यू कितना होगा, देखो u1 यूनिट 1, ये u1 तो पूरा यही है और u2 पूरा यही है, ठीक। तो u1 में देखो 3 क्वांटिटी है, 3 फिजिकल क्वांटिटी है, मास है, लेंथ है, टाइम है कि नहीं। u1 में देखो, फिर जो बात बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, मास है, लेंथ है, टाइम है, मास है, लेंथ है, टाइम है। तो u1 वाले में हम लोग m1 को लेंगे, मास 1 किस में है बंधु, kg में है, दिख रहा है आपको। इस तरह से L1 को लेंगे, L1 यानी लेंथ वाले को, किस में है बंधु, मीटर में है सर। टाइम किस में है बंधु, टाइम T1 इज इक्वल टू सर सेकेंड में है। उस तरह से आ जाओ यहाँ पे। N2 सर, N2 पता करना है अपने को, N2 क्या करना सर, यहाँ पे पता करना है, यही ना पता करना है N2 कितना वैल्यू होगा। अच्छा, U2 के बारे में कमेंट करो। U2 में M2 किस में है, यहाँ भी है 3 चीज ना, मास है, लेंथ है, टाइम है। तो M2 किस में है, ग्राम में है सर। ये L2 किस में है सर, सेंटीमीटर में। और टाइम किस में सर, T2 किस में सर, सेकेंड में है। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं इसको। देखो फिर से, पहले क्या करेंगे अपन, करेंगे ये कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 का वैल्यू तो 1 इसमें आ गया, n2 का वैल्यू ब्लैंक है, पता करना है। यहाँ पे u1 में देखिए 3 चीज है, 3 क्वांटिटी है, मास है, लेंथ है, टाइम है, ठीक। तो m1 लिख लिए, L1 लिख लिए, T1 लिख लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, m2 L2 T2 कर लेंगे, ठीक, क्योंकि सिस्टम अलग अलग है, ठीक। अब देखो, अब आप लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, वही वाला, n1 u1 बराबर इंटू u2, ठीक। आप सब लोग जानते हैं, जिसको निकालना होता है उसको एक साइड में कर लेते हैं, जिसको नहीं निकालना होता है उसको एक साइड में, ठीक। तो यहाँ पे निकालना है n2 है, तो अपन n1 इंटू u1 बाई u2 बराबर n2 कर सकते हैं ना, ठीक। चलो देखो, n1 इंटू u1 में तो m1 बाई m2 कर सकते हैं, ठीक। जिसका मास का मास वाले के साथ ही, मास का लेंथ वाले के साथ कर देंगे, नहीं ना। 1 kg बराबर कितना मीटर, पता कर सकते हो तुम लोग, नहीं ना। 1 kg बराबर कितना मीटर, सर सपने देख रहे हैं अभी, नहीं ये पता नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, u1 बाई u2 करना है, तो m1 बाई m2। ध्यान से सीखो, पहला स्टेप है, ध्यान से समझना है। m1 बाई m2 इंटू दूसरा ये L1 बाई L2, सर L1 बाई L2, ठीक। और भी है इसमें T1 बाई T2, अगर और रहता तो कोई दिक्कत नहीं, और भी कर लेते। T1 बाई T2 इज इक्वल टू N2। N1 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, N1 का वैल्यू सर कितना है, 1 है। N1 का वैल्यू 1 है। अभी मेरे पास जगह है नहीं, इसलिए हम इस तरफ रफ करेंगे, मिटाएंगे, आप उस तरफ नोट कर लो, छापो। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का ये क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझ रहे हैं इसको कि चलो देखो, इतने में हो जाएगा। हाँ, तो n1 का वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 सर, 1 इंटू m1 किस में है, kg में है, चलो kg लिख दो।
m2 किस में है, ग्राम में है, ग्राम लिख दो, ठीक, कहानी खत्म। L1 किस में है, L1 पहला वाला मीटर में, देखो वहाँ पे। L2 किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक। टाइम किस में, दोनों सेकेंड में ही है, ठीक 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 ठीक। अच्छा, हम क्या कर लेंगे, ये किसके बराबर में आ रहा है, N2 के बराबर में आ रहा है अपने को, N2 के बराबर में आएगा। 1 इंटू मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 इंटू समथिंग 1 ही उतना ही होता है। तो केजी, अब केजी ग्राम को मिलाना है, तो आप लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम हो गया, ठीक। मीटर कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, ठीक। सेकंड में सेकंड सेम ही होता है सर, 1 सेकंड बाई 1 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है सर, सेकंड बाई सेकंड, ठीक। अब अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है तो यूनिट पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे ग्राम बाई ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेकंड, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें 1000 है, गुना यहाँ पे 100 है, गुना यहाँ पे क्या है सर, 1 है, और क्या बच गया, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर था, तो खैर कोई बात नहीं है, आपको आएगा ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर था। देखो वहाँ पे तुम देखोगे पीछे जाके, तो यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर रहता है, ठीक, तो इसको स्क्वायर कर लो, ठीक। एक ही को लेंगे, ऊपर वाले को, किसी एक को ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 गुना 100, 3 0 2 0 5 0, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 2, 10 के पावर 5। इसी को पढ़ते हैं मेरे दोस्त डाइन, DYNE डाइन, ठीक, इसको डाइन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 के पावर 5 डाइन। हालांकि N2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 के पावर 5 ही होगा, डाइन से मतलब नहीं है अपने को। इस तरह से हमारे पास N2 का वैल्यू कैलकुलेट करके आ गया आंसर, N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5। तो यहाँ पे N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। ये हमारे पास एक वैल्यू आया, और हम इसको याद भी रख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। जैसे 1 kg इक्वल टू 10 टू द पावर 3 kg होता है, उस तरह से 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन ये आया है। समझ गए बच्चे? तो ये आपका आंसर हो गया। डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स पहले बताया था मैंने। और न्यूटन क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। इस तरह से इसको प्रिंट करो। उसके बाद इसका हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं। क्या शॉर्टकट मेथड? तो देखो मेरे दोस्त, आपसे शॉर्टकट इसका क्या होगा, क्योंकि मुझे पूछा गया था कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा। तो शॉर्टकट, और यही हम लोग यूज करेंगे हर जगह। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। ठीक, तो पहले अगर न्यूटन लिखा हुआ है इसको पहले एक्सप्रेस कर लो। किसमें? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लिए। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लिए। ठीक, 1 न्यूटन को यही बोलते हैं। ये पता करना है डाइन में। ठीक, डाइन क्या होगा? तो इसका केजी का एनालॉगी ग्राम सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर ही होगा सर, क्योंकि होगा ना, केजी को ग्राम में हम सीजीएस में लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर, सेकंड को सेकंड में। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 केजी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड का स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये नहीं लिखने की जरूरत है। तुम नहीं भी लिखोगे ऑटोमेटिक आएगा। तुम सीधे सीधे सीजीएस में बोला है, एफपीएस में बोलेगा, एफपीएस में कर सकते हो। केजी को सीधे लिखना है 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड। अगर यहाँ पे 3 केजी रहता तो 3000 ग्राम लिखते हैं। ठीक, क्लियर कर लो। 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 5 और 1000 गुना 100, 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये डाइन हो गया। तो ये आ गया ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। बस खेल खत्म इतने ही में। ठीक, तो इस तरह से शॉर्टकट में हम ऐसे ही करते हैं। क्या करना है? 1 न्यूटन को पहले न्यूटन को एक्सप्रेस कर लो। एक्सप्रेस किया हुआ है तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं किया हुआ एक्सप्रेस तो पहले इसको एक्सप्रेस कर लो ऐसा ही फॉर्म में। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी को लिख दो
सीजीएस सिस्टम में, मीटर को लिख दो सीजीएस सिस्टम में, सेकंड को टाइम को लिख दो सीजीएस सिस्टम में। आज न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा n2 का यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा था, इस पे शॉर्टकट हुआ हमारा, शॉर्टकट मेथड से ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और उतना मेरे पास टाइम होता नहीं एग्जाम में मेन तो टाइम का ही खेल है, 3 आवर। देखो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इक्वल टू, क्वेश्चन है कैपिटल G का जो वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो आपको बोल रहा है कि इसका वैल्यू जो है फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। ये ऐसा ही सिस्टम में दिया, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, ये सीजीएस यूनिट। तो देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको वैसे ही रखेंगे, शॉर्टकट मेथड से ही चलेंगे हम लोग, 10 टू द पावर -11 इंटू, यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर लो, 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन, अभी निकाले हैं। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। लेकिन मीटर का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, ना कि सिर्फ सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर को होल स्क्वायर होगा, जितने पे स्क्वायर है पूरे का होगा, डिवाइड बाय केजी स्क्वायर है, तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम, और फिर पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, क्यूब रहता तो क्यूब होता, कोई बात नहीं है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसको एक जगह करो, 10 टू द पावर 5 इंटू, यहाँ पे 100 का स्क्वायर, 100 पे 4, 1 पे 4 जीरो हो जाएगा तो 10 के पावर 4, 1 पे जितना जीरो उतना ही पावर, और यह डाइन है इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन है इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाई था 1000 का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 है तो स्क्वायर हो जाएगा तो 6 जीरो, ग्राम का स्क्वायर। ठीक, अब इस सबको ऊपर कर दो, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 गुना 10 टू द पावर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -6, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ग्राम स्क्वायर। ठीक, दिख रहा है आपको, 6.67 इंटू 10 टू द पावर, बताओ मेरे दोस्त, देखो -11 -6 -17 प्लस 9 -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू होता है जी का, किस में, सीजीएस यूनिट में, यही आ गया ना सीजीएस में, देखो सब कुछ सीजीएस में, ये भी सीजीएस में, ये भी सीजीएस, सब कुछ सीजीएस में। तो क्या करना है अपने को, शॉर्टकट मेथड ये है, अगर इसको लॉन्ग मेथड से चलेंगे 3 बार में मुझे 3 बोर्ड लग जाएगा इसको बताने में। ठीक, पहले N1 ये है सर, इसमें भी न्यूटन है, उसको भी कन्वर्ट करो, बहुत लोचा लगेगा इसमें। ठीक, इसलिए शॉर्टकट मेथड से ही चलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे 1 न्यूटन दिया होता है 10 टू पावर 5, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हटा दो, पहले ही हटा दो। ठीक, उसके बाद 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन, सीजीएस में 1 मीटर है, स्क्वायर है, क्यूब है, जितना है होल का होगा, पूरे का होगा, 1000 का स्क्वायर। ठीक, आगे आंसर ये हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लोग और क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे पास और क्वेश्चन है तो आपको बता देते, फिलहाल इतना ही क्वेश्चन है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अगेन एंड अगेन जो आपके पास बुक्स है वहाँ से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, जो भी बुक है आपके पास, फिजिक्स की जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आपको बनेगा। और अगर आपको लेक्चर फिर से समझ में नहीं, आप इसको दोबारा रिपीट कीजिए। दूसरी बात, इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा इसका। ओके, ठीक, तब तक के लिए बाय।